नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स सुभाष और मैं हूं मुकेश वत्स। राहु जैसा इंपॉर्टेंट स्लो मूविंग प्लैनेट जब एक एक्सट्रीम और फियर्स नक्षत्र भरणी में अगले 8 महीने तक रहेंगे तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो जाता है। इस ट्रांजिट के मायने क्या हैं? हमारे व्यक्तिगत जीवन पर यह कौन कौन से प्रभाव छोड़ सकता है, वो कौन कौन से डेट्स, वो कौन कौन से महीने होंगे जिसमें हम लोगों को कुछ विशेष सतर्कता रखनी होगी, और उन महीनों में क्या क्या हो सकता है, और साथ ही कुछ बहुत ही सरल उपाय जो भरणी में राहु के दुष्प्रभावों से हमें निजात दिला पाएगा। इन चीजों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि आगे के भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि राहु इज अ माइटी बट अ नॉटी चाइल्ड ऑफ माया। राहु माया के एक पराक्रमी लेकिन शरारती एवं नटखट पुत्र है। राहु के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लैनेट है, एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट प्लैनेट है, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए येन केन प्रकारेण बाय हुक और बाय क्रुक ये अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। और इसलिए कलयुग में बहुत सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में राहु एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्थान रखता है। अगले 8 महीनों के लिए जब इतना पराक्रमी, इतना धृष्ट, इतना इंटेलिजेंट प्लैनेट जब अपने मित्र के ही नक्षत्र भरणी में रहेगा, ये भले ही उनके मित्र का नक्षत्र है, लेकिन जैसा मैंने कहा एक बहुत ही फियर्स और बहुत ही एक्सट्रीम नक्षत्र है, तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये कोई 2-4 दिनों का ट्रांजिट नहीं है, या कोई 1 या 1.5 महीने का भी ट्रांजिट नहीं है, पूरे 8 महीने का ट्रांजिट है। राहु जब मेष राशि में प्रवेश किए थे तो अगले 1.5 वर्षों तक हर लगन और हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका मैंने आपको वीडियो दिया है, लेकिन उसी के कंटिन्यूएशन में उसका माइन्यूट इन 1.5 वर्षों में 8 महीनों का क्या रिजल्ट होगा वो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और उसके लिए फ्रेंड्स भरणी नक्षत्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। भरणी नक्षत्र फ्रेंड्स नेचर का, प्रकृति का वो जनाना फेमिनिन एनर्जी है जो अपने आप में जीवन, जन्म और मरण इन तीनों ही चीजों की समझ को समेटे हुए है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यह एक बहुत ही एक्सट्रीम नक्षत्र है। एक तरफ जन्म, दूसरे तरफ मरण, मतलब दोनों ऑपोजिट एंड्स को रिप्रेजेंट करता है भरणी। भरणी का सिंबल एक योनि है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की जहां भी बात आती है तो आप जितने भी पुरातन सिविलाइजेशंस को देख लीजिए, चाहे तो वो बैबिलोनियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, वैदिक सिविलाइजेशन हो या चाइनीज सिविलाइजेशन हो, हर सिविलाइजेशन में योनि को फर्टिलिटी का प्रतीक माना गया है। योनि ही वह द्वार है जिससे कोई आत्मा शरीर का रूप धर के इस दुनिया में कदम रखता है। और ऐसे ही एक द्वारपाल जो द्वारों की रक्षा करते हैं। कौन से द्वारों की? जो हमारे एस्ट्रल प्लेन के 8 दरवाजे हैं, उनमें से कुछ दरवाजों के द्वारपाल यमराज भरणी के डेटी माने जाते हैं। इस दुनिया में जन्म कौन लेगा? वो योनि के थ्रू आता है, लेकिन इस दुनिया से कोई वापस जब जाएगा तो वह किस लोक में जाएगा और वहां उसकी गति क्या होगी, ये यमराज डिसाइड करते हैं। इसलिए यमराज को डेथ का देवता भी माना गया है
और धर्म का देवता भी माना गया है। योनि से संबंधित जितने भी गुण दोष हैं, उन सभी गुण दोषों को, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को भरनी भी रिप्रेजेंट करता है। संयम, स्ट्रगल, सीक्रेसी यानी कि चीजों को गुप्त रखना, कैथारसिस यानी कि प्रवाह, सेक्सुअलिटी यानी कि कामुकता, नर्चरिंग यानी कि भरण पोषण, मदरहुड, स्ट्रगल, इन सभी चीजों को भरनी रिप्रेजेंट करता है। और ये सभी गुण कहीं ना कहीं योनि के साथ, वेजाइना के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। भरनी की डेटी अधिष्ठात्री मां काली भी है। और मां काली कौन है? पार्वती का फियर्स स्वरूप, मां पार्वती का वो भयंकर विध्वंसक स्वरूप को काली कहते हैं, जो हमारे अंदर एवं बाहरी दोनों तरह के आसुरी शक्तियों का नाश करती हैं और फिर लोगों का कल्याण करती हैं। इसलिए मां काली को कल्याणी भी कहा जाता है। और मां काली जैसे ही, इनका संबंध जैसे ही इस नक्षत्र के साथ जुड़ता है, उसी समय में समझ में आ जाता है कि यह नक्षत्र वो बैटल ग्राउंड है, वह युद्ध क्षेत्र है जहां अच्छाई एवं बुराई के बीच में युद्ध होता है। यहां पर हमें वो डिस्टिंक्शन करना पड़ता है कि आसुरी शक्ति क्या है और गॉडली शक्ति क्या है। मां काली और यम दोनों ही बहुत ही फियर्स, दोनों ही बहुत ही एक्सट्रीम डेटी है। और इससे भी समझा जा सकता है कि भरनी कितना एक्सट्रीम है। पृथ्वी तत्व का नक्षत्र है भरनी, राहु वायु तत्व के हैं, और मेष राशि जहां भरनी है वो अग्नि तत्व का है। मेष राशि को भी आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं युद्ध की राशि है, शुरुआत करने की राशि है, किसी चीज के लिए स्टैंड लेने की राशि है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि है। लेकिन मेष राशि का एनर्जी क्या होता है? मेष राशि का एनर्जी होता है ये पहले काम करता है, बाद में सोचता है कि मैंने क्या किया। भरनी भी कहीं ना कहीं वो बच्चा है जो जब चलना सीखता है तो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को समझना चाहता है, उसको परखना चाहता है। जब एक वायु तत्व के प्लैनेट एक पृथ्वी तत्व के नक्षत्र में, एक अग्नि तत्व की राशि में जब ये संयोग बनेगा तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, वीनस का नक्षत्र है भरनी, जो कि राहु के मित्र है। भरनी मटीरियल डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं वीनस और राहु भी मटीरियल डिजायर्स को अचीव करने के लिए कलयुग में जाने जाते हैं। तो एक चीज मानकर चलिए कि आपके मटीरियल डिजायर्स, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये संयोग अच्छा है। अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसके पहले जब कंपैरेटिवली देखिएगा तो इसके पहले राहु कहाँ थे? कृतिका में थे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य राहु के मित्र बिल्कुल नहीं है, इसलिए कृतिका में राहु बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल थे। लेकिन अब राहु कंफर्टेबल हैं और एटलीस्ट आपके मटीरियल डिजायर्स को पूरा करने का काम ये करेंगे। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा योनि भरनी का सिंबल है, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को एक छोटा सा मैं हिस्ट्री बता दूं। पिछले बार जब राहु भरनी में आए थे तो क्या हुआ था? फेसबुक लॉन्च हुआ था। उसके पहली बार जब राहु आए थे भरनी में तो क्या हुआ था? कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इनका प्रचार प्रसार बढ़ा था। और इन दोनों चीजों की जो मैं बात कर रहा हूं, इनके आने के बाद क्या हुआ? यह पूरी दुनिया चेंज हो गई। राहु वैसे भी इंटरनेट और तरंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जब भरनी नक्षत्र में अगले 8 महीनों तक रहेंगे तो क्रिएटिविटी अपने चरम पर होगी। बहुत नए चीज हम लोगों के सामने आएंगे, बशर्ते देयर इज अ कंडीशन टू इट, बशर्ते हम इस एक्सट्रीम एनर्जी को बैलेंस कर पाए। भरनी को वैसे भी बैलेंस का नक्षत्र कहा गया है फ्रेंड्स। एक तरफ डेथ और एक तरफ जन्म, इन दोनों के बीच के बैलेंस का नाम है भरनी। और राहु वैसे भी एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है। मेष राशि भी कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम राशि है। इन एक्सट्रीम फोर्सेस को यदि आप मैनेज कर पाए
तो दिस कैन बी अ वेरी प्रोडक्टिव पीरियड फॉर यू, पूरे वर्ल्ड के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। लेकिन दिक्कत है कि बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जीज को बैलेंस करना सभी लोगों के बस की बात नहीं है। तो यह पूरी दुनिया के लिए भी और हम लोगों के लिए भी थोड़ा सतर्कता का समय तो होगा। वैसे भी आप देखिएगा तो भरनी उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जहां हम जाना पसंद नहीं करते। मैंने कहा ही यहाँ काली है इसलिए युद्ध है, यहाँ मेष राशि है यानी कि युद्ध है, यहाँ राहु है यानी कि ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन में आकर, किसी चीज से ऑब्सेस्ड होकर हम लोग ऐसे एक्शंस ले सकते हैं जो कि बाद में हम लोगों को परेशान कर सकते हैं। अपने एक्शंस को बहुत संभाल कर चलना पड़ेगा। भरनी में बता रहा था ऐसे जगहों को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत अच्छा नहीं होता है, जैसे मॉर्चुअरी, जहां भी शव, जहां भी लाश रखा जाता है, डेड बॉडीज रखा जाता है, क्रीमेशन ग्राउंड्स, मुर्दा घर, जहां भी जानवरों को काटा जाता है, कत्ल खाना, डेथ से रिलेटेड हर चीज को भरनी रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम एनर्जीज को हम लोगों को संभालना पड़ेगा। क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, मटीरियलिज्म के लिए अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा वी नीड टू हैव अ बैलेंस। सेक्सुअलिटी के बारे में मैंने बात किया। भरनी सेक्सुअलिटी और फ्राइवोलसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, और राहु ऑब्सेशन है। अपने सेक्सुअलिटी को लगाम में रखना पड़ेगा। राहु माया है, माया के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ये जो राह होती है ये फिसलन भरी राह है। इस पर एक बार आप फिसल गए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। भरनी युद्ध क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे एवं बुरे के बीच में युद्ध का क्षेत्र है। मैंने कहा तो इस समय में अपने अग्रेशन को हम सभी लोगों को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, और खास करके जब मैं टाइमलाइन बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा पीरियड ज्यादा सतर्कता वाला पीरियड है। मैंने चर्चा किया फ्रेंड्स कि भरनी एक डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र है। डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र का मतलब जो नीचे देखता है। और मैंने एक और बात कहा, सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक बच्चा गर्भ में धीरे धीरे डेवलप होता है, सीक्रेटिवली डेवलप होता है, उसी तरीके से सीक्रेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है भरनी में। और अगले 8 महीनों में हम में से कुछ लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जिन चीजों को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो सडनली हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। भरनी वैसे भी धीमा धीमा ही रिजल्ट देता है। जैसे मैंने कहा बच्चा गर्भ में धीरे धीरे डेवलप होता है, तो भरनी भले ही एक एक्सट्रीम नक्षत्र है, लेकिन ये रिजल्ट्स जो देता है वो धीरे धीरे देता है। अब सवाल है फ्रेंड्स कि इस ट्रांजिट का प्रभाव किस पर कितना पड़ेगा। देखिए, आपका यदि लग्न भरनी नक्षत्र का है, यानी कि लग्न का नक्षत्र राइजिंग भरनी है, तो आप पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपके बिल्कुल लग्न के नक्षत्र पर से राहु गुजरेंगे। आपकी राशि यदि मेष है और आपके चंद्रमा भरनी नक्षत्र में है, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से राहु गुजरेंगे। यदि सूर्य आपका भरनी में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इन 8 महीनों में आपका राहु का महादशा या अंतरदशा चल रहा है या शुरू होने वाला है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या आपकी कुंडली में कोई ऐसा महादशा चल रहा है, किसी ऐसे प्लैनेट का महादशा चल रहा है जो राहु केतु एक्सिस में है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल है फायदा कैसे लें इसका। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं इसको समझने के लिए। शुक्र आपकी कुंडली में कैसे प्लैनेट है, इस पर भी निर्भर करेगा कि ये ट्रांजिट कैसा होगा। हाउ डज वीनस प्ले इन योर हॉरोस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, भरनी जो है वो कर्मा और रीइंकार्नेशन का नक्षत्र है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है।
आपको इसका लाभ लेना है तो आपको चीजों को छोड़ना सीखना पड़ेगा। किसी चीज का डेथ होता है तभी किसी चीज का जन्म होता है। भरनी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा ना, दिस इज अ नक्षत्र ऑफ कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। आप या तो डेथ को शुरुआत मान लीजिए या जन्म को शुरुआत मान लीजिए। आप या तो डेथ को अंत मान लीजिए या बर्थ को अंत मान लीजिए। ये एक साइकिल है। आपको इसका लाभ लेना है तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना सीखना पड़ेगा। कुछ चीजों का डेथ होगा तभी किसी चीज का जन्म होगा, और किसी चीज का जन्म होगा तभी फिर जाकर किसी चीज का डेथ होगा। भरनी नक्षत्र हर उन चीजों को खत्म कर देता है, उन चीजों का अंत कर देता है जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, जो अपना लाइफ जी चुके हैं। यमराज है ना इसके स्वामी। यमराज का काम क्या है? आपने कहानियां सुनी होगी, भैंसे पे चढ़कर आते हैं और फिर आपको बांध कर ले जाते हैं। तो किसी चीज का अंत होगा तभी किसी चीज की शुरुआत होगी। और जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे ये लाभ देंगे, सडन रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। वैसे भी मैंने योनि के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इन क्वालिटीज को यदि आत्मसात करेंगे तो ये लाभ देगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि कब कब हम लोगों को ज्यादा सतर्क रहना है और कब कब ये ट्रांजिट अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, 15 अगस्त तक राहु भरनी नक्षत्र के चौथे पद में रहेंगे, जो कि वृश्चिक नवांश में आता है। वृश्चिक नवांश मंगल का नवांश है, जो कि राहु के मित्र नहीं है। यहां पर राहु कंफर्टेबल नहीं रहते, और थोड़े देर के लिए राहु के कंफर्ट लेवल को यदि छोड़ भी दीजिए तो वैसे भी ये नवांश जो भरनी का है, ये बहुत ही एक्सट्रीम, अत्यधिक ऊर्जा, चरम ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने वाला ये नवांश है। और यहां बैठा हुआ ग्रह बिना कोई रोक टोक और बिना कोई रुकावट के अपना कार्य करते हैं। और राहु, हम सभी लोग जानते हैं, एक बहुत ही ऑब्सेसिव और बहुत ही एक्सट्रीम प्लैनेट है। तो राहु जिस तरीके का रिजल्ट्स देने के लिए जाना जाता है आपके हॉरोस्कोप में, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट्स देगा। हालांकि ये नवमांश क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा नवमांश, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इस एनर्जी को संभालना आपको आना चाहिए। और याद रखिए, ये 15 अगस्त तक का ही पीरियड है। इसी नवांश में जब राहु रहेंगे तब राहु का कंजंक्शन मंगल के साथ भी होगा और यूरेनस के साथ भी होगा। यह एक बहुत ही विस्फोटक परिस्थिति होगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। तो ये जो पीरियड होगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही चरम एनर्जी वाला पीरियड होगा। इसको हम लोगों को संभालना पड़ेगा। 2 महीने बहुत सावधानी रखनी होगी। इसके बाद 17 अक्टूबर तक राहु भरनी के 3rd पद में जाएंगे, जो कि तुला नवांश में आता है। यह शुक्र का नवांश है। यहां पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शुक्र का नवांश है, राहु वैसे ही बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। इसके एनर्जी का बहुत ही सकारात्मक प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, और राहु वैसे भी इस नवांश में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ये नवमांश वैसे भी बहुत अच्छा नवमांश माना जाता है, बिकॉज दिस इज अ पुष्कर नवमांश। डिजायर्स की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा नवमांश है। लेकिन इस नवमांश का एक बैकड्रॉ है कि सेक्स और रिलेशनशिप के मामले में ये आपको अतिवादी बना सकता है। तुला वैसे भी रिलेशनशिप और सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ राहु का प्रेजेंस, तो इस चीज से हम लोगों को ये 2 महीना 16 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक बचना पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल माइन्यूट लेवल का बता रहा हूं, 8 महीने का ब्रेकअप। 17 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक फ्रेंड्स, राहु भरनी के 2रे पद में रहेंगे, जो कि कन्या नवमांश में आता है। बुध का नवमांश है, कहने की आवश्यकता नहीं है। बुध भी मित्र है राहु के, यहां भी ये बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और
यहां पर कोई भी प्लैनेट आकर बहुत ही परोपकारी स्वभाव का हो जाता है। यहां सारा फोकस, सारा एम्फेसिस हार्ड वर्क और सर्विस यानी कि सेवा, कठिन मेहनत और सेवा पर यहां फोकस होता है। कोई भी प्लैनेट यहां आकर बहुत ही एल्ट्रुइस्टिक, बहुत ही बेनिफिशिएंट हो जाता है। भरनी वैसे भी थोड़ा अराजक और अस्त व्यस्त टाइप का एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन खास करके भरनी का ये पद, जो सेकंड पद है, ये पद व्यवस्था और संगठनात्मक शक्ति के लिए जाना जाता है। तो इस समय का भी हम लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। 19 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी 2023 तक फ्रेंड्स, राहु भरनी के फर्स्ट नवमांश में आ जाएगा। ये पद लियो नवमांश है, सिंह नवमांश, सूर्य का नवमांश है। राहु यहाँ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, और राहु क्या, कोई भी प्लैनेट यहाँ पर जब आता है तो ये व्यक्ति को बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक बनाता है। ये आत्म विसर्जन और क्रिएटिविटी, सेल्फ इमर्शन और क्रिएटिविटी का पद है। एक हद तक ठीक है, लेकिन बैकड्रॉ ये है कि ये आपको इतना आत्म केंद्रित बना देता है कि आप नहीं चाहते हुए भी दूसरे लोगों को अप्रसन्न कर देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं और लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। तो अपने व्यवहार का हम लोगों को इस समय में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से सरल रेमेडीज करें जिससे हम भरनी के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। देखिए, भरनी का मतलब रिस्ट्रेंट और संयम होता है। सबसे पहला जो अच्छा रेमेडी इसके लिए होगा, आप अपने श्वास पर संयम, अपने श्वास पर रिस्ट्रेंट करना सीखें। किसी भी तरीके का आप प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। सेकंड, सबसे अच्छा यदि कोई रेमेडी भरने के लिए हो सकता है तो वो है मां काली की उपासना। इससे अच्छा रेमेडी और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी फेमिनिन शक्ति की उपासना इस टाइम में आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। थर्ड, भरनी का एनिमल है हाथी। हाथी की सेवा, हाथी को कुछ खिलाइए, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। लेकिन हर जगह हाथी अवेलेबल नहीं है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं, ये भी अच्छा रेमेडी है। भरनी से रिलेटेड ट्री है आंवले का ट्री। आंवले के पेड़ का आप यदि सेवा करें, उसकी पूजा करें, बहुत से लोग कुमकुम और अक्षत वगैरह ऑफर करते हैं, जल देते हैं आंवले के पेड़ को, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। आंवले का सेवन बहुत अच्छा रेमेडी है। भरनी वैसे भी पित्त प्रकृति का नक्षत्र है, आंवले का सेवन कीजिएगा तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि पित्त से संबंधित विकार इस समय में बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु अभी भरनी में रहेंगे। यमुना नदी को, यमुना जी को यम की बहन माना जाता है, तो यमुना का सेवन, यमुना का दर्शन, यमुना जी की पूजा, उसमें स्नान, ये भी भरनी के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। इन रेमेडीज को आप यदि कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको भरनी का बुरा प्रभाव, खास करके राहु के भरनी में आने पर, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लास्ट में आप लोगों को भरनी का मैं बीज मंत्र बता देता हूं। ओम ईम, डबल ई एम, ओम ईम का उच्चारण यदि आप करेंगे, छोटा सा मंत्र है, 108 यदि कर लिए दिन में, तो उससे भी इसके दुष्प्रभावों से आप बचे रह पाएंगे। ये था फ्रेंड्स भरनी के बारे में एक संपूर्ण चर्चा। राहु के यहां आने से क्या होगा, इसके प्रिडिक्शन का एक अलग से वीडियो दूंगा। हर नक्षत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका एक अलग से वीडियो दूंगा। मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां तक देखने के लिए। हर हर महादेव, भारत माता की।